मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ महासागरीय जल का तापमान। टेम्परेचर ऑफ ओशन। टेम्परेचर ऑफ ओशन जो है, आपको एक बात बता देते हैं सब लोगों को कि टेम्परेचर जो है आपका ओशन का, उसका मेन सोर्स जो है सन है, सूर्य है। और उसी से सोलार रेडिएशन के द्वारा जो है सो ताप जो है सो पानी में आता है और उसी से सब कुछ होता है। तो इसका मेन सोर्स आप ध्यान रखेंगे, आपको सन है, सूर्य है, इसको ध्यान रखें। मैं इसमें और आपको बताने जा रहा हूं कि आपको जो ओशन का वाटर है, ओशन जो उसमें जो वाटर है उसका जो इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के माध्यम से जो जल की मात्रा की कमी होती है उससे कहीं अधिक फिर वर्षा से आ जाता है। वर्षा से मीन्स वह इवोपरेशन होता है, फिर संघनन होता है, और संघनन होने के बाद वह जो है वर्षा होती है, तो फिर जितना जल जाता है वह आ जाता है। और दूसरा एक सोर्स है कि गर्मी के कारण आपको ग्लेशियर से, हिम के पिघलने से वह नदियों के द्वारा जितना पानी वाष्पीकरण इवोपरेशन से जाता नहीं है, वह वर्षा और हिम के पिघलने से आपको पहाड़ों से जो हिम के पिघलने से नदियों के द्वारा फिर महासागर में आ जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे कि जितना पानी का इवोपरेशन के द्वारा कमी होती है वह उससे कई गुना अधिक पानी आ जाता है। तो इसका लेवल दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तीसरी बात है कि महासागरों, जितने भी महासागर हैं उनका आपको जो टेम्परेचर है आपको, और धरातल पर जो धरातलीय जल का औसत तापमान है, तो धरातलीय जल का औसत तापमान आपको 26.7 डिग्री सेल्सियस है। आप कहेंगे कि इसका टेम्परेचर इतना क्यों है, तो आप जान रहे हैं कि यह जो है धरातलीय जल, जिसमें झील है, जिसमें तालाब है, पौंड है, आपको इसके अलावे जो नदियां हैं, अन्य और भी स्रोत है, इस धरातलीय जल का मैक्सिमम प्रभाव धरातल के द्वारा उस पर प्रभाव पड़ता है। वह जो है आपको प्रभाव धरातल के द्वारा पड़ता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। मानव द्वारा बहुत सारी क्रियाएं होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का, और अन्य कई प्रभाव के कारण धरातल के जल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बल्कि महासागर का, क्योंकि महासागर में आपको धरती का प्रभाव कम होता है। हाँ, धरती का प्रभाव होता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि वहाँ पर आपको बता रहे हैं 19.4 सेल्सियस है, मीन्स 19.4 सेल्सियस है उत्तरी गोलार्ध के तापमान का, क्योंकि वहाँ पर है आपको धरती का जो है, यहाँ पर जो 60% पानी है, यह जो 60% पानी है उत्तरी गोलार्ध में 60% पानी है। और यह जो है, क्योंकि 40% जो है आपको धरती है और 60% पानी का रेशियो है। 60% महासागर का जल है और 40% धरती का भाग है। तो यह ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका जो सेल्सियस है 19.4 सेल्सियस है। इसको ध्यान में रखिएगा, धरातल का प्रभाव यहाँ बहुत अधिक है। पृथ्वी के कुल जलीय धरातल का आपको उत्तरी गोलार्ध में
43% आपको भाग यहाँ पाया जाता है। 40% यहाँ आपको पृथ्वी है, महाद्वीप है, कंटिनेंट है, और आपको 60% जल है। इसलिए यह जो है आपको 19.4 सेल्सियस है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं और आपको बताने जा रहा हूँ दक्षिणी गोलार्ध में 16.1 सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ 80% पानी है, 80% पानी है, 20% लैंड्स है, धरती है, महाद्वीप जिसको कहते हैं, कंटिनेंट कहते हैं। तो यहाँ 20% का रेशियो है। तो स्वाभाविक है जहाँ धरती का रेशियो कम होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, मीन्स 16.1 है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, धरती जहाँ अधिक होगी, लैंड्स जहाँ अधिक होंगे, महाद्वीप और कंटिनेंट जिसको कहते हैं अधिक होंगे, वहाँ पर धरती के द्वारा जो गर्मी निकलती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, मैन मेड कारण के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, तो वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। यह बार बार पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक टेम्परेचर होगा ओशन का कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ध्यान रखेंगे 19.4 उत्तरी गोलार्ध में सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, और आपको दक्षिणी गोलार्ध में 16.1 मीन्स 16.1 सेल्सियस है, इसको ध्यान में रखेंगे। मीन्स अंतर 3.3 का है, एक 3 याद रहेगा तो 0.3 भी याद हो जाएगा और आप उसको लिख देंगे। तो यह जो मैंने यहाँ लिख दिया 60% पानी, 40% धरती, 80% पानी, 20% धरती, और यह 57% कुल धरातल का जल का 57% है। तो आप समझ सकते हैं पानी की मात्रा जहाँ अधिक होगी टेम्परेचर वहाँ कम होगा, धरती जहाँ अधिक होगी टेम्परेचर वहाँ अधिक होगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए आपने देखा है महासागरों के धरातलीय जल का औसत टेम्परेचर 26.7 है, और वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में 19.4 आपने देखा है, और यहाँ पर आप दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो 16.1 है। आपको मैं बता रहा हूँ सभी महासागरों को इसका एक एवरेज भी निकालेंगे तो आपको निकलता है 17.2 सेल्सियस इसका है सभी महासागरों को। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस डेटाबेस में से एक न एक प्रश्न आपके सभी पब्लिक सर्विस कमीशन में और साथ साथ आपको यूपीएससी में पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, महासागर के जल के तापमान का महत्व क्या है? तो महासागर के जल का महत्व जो है सो आपको बता देते हैं। बहुत बड़ा महत्व है इसका, क्योंकि यह जो है आपका जो ओशन करेंट्स है, जो महासागर की धाराएं हैं, महासागर की जो धाराएं हैं, तरंग है, वह महासागर की धाराएं तरंग को यह प्रभावित करती है। दूसरी बात है, जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या जितने भी जू प्लैंक्टन्स है, मीन्स महासागर में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां, वह सभी के सभी टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंस है और इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आ रहे हैं महासागरों के तापमान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन। इसका 3 स्तर है, यह परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। मैं ग्राफ के द्वारा आप लोगों को बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर यह निम्न है, यहाँ पर यह निम्न है आपका टेम्परेचर है, यहाँ पर उच्च ताप है, और यह धरातल का स्तर है 500 सरफेस से, महासागर के सरफेस से, और यहाँ तक यह है 500 आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 500 मीटर, या जो है आपको 500 मीटर यह है आपको।
500 मीटर है यह। और यह जो है आपका 500 मीटर, आपका यहाँ जो है 500 मीटर तक है। तो 500 मीटर की गहराई में यह जो है आपको देख रहे हैं 20 से 25 सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। यह जो है उष्णकटिबंध में यह जो है वर्ष भर उपस्थित रहता है, लेकिन मध्य अक्षांशों में केवल गर्मियों में रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम 500 से, यह जो आपका यह जो फेज़ है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय, इसको हम लोग फर्स्ट फेज़ कहते हैं। यह जो है आपका प्रथम है या फर्स्ट है या सेकंड है। तो सेकंड जो होता है, द्वितीय स्तर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन जो होता है उसको हिंदी में ताप प्रवणता कहते हैं। आप थर्मोक्लाइन, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, डिक्लाइन, क्लाइन मीन्स घटना, तीव्र गति से घटना, डिक्लाइन करना। तो थर्मोक्लाइन जो है या जो है टेम्परेचर जो है आप देख रहे हैं धीरे धीरे, जो 20 से 25 था धीरे धीरे घटते घटते 1000 पर आते हुए यह 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि यह जो द्वितीय स्तर है वह 500 से 1000 मीटर की गहराई तक है। तो यह द्वितीय स्तर है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, यह बहुत पूछा जाता है, थर्मोक्लाइन जो होता है वह टेम्परेचर से संबंधित होता है या टेम्परेचर डिक्लाइन से संबंधित होता है। 500 मीटर की गहराई से 1000 की गहराई को द्वितीय स्तर करते हैं, जिसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डिक्लाइन मीन्स उसको घटना, तीव्र गति से यह आपको दिखा रहा है। यह ग्राफ आपको समझ गए होंगे। अब मैं बतला रहा हूं कि यही चीज़ अगर झील में हो तो उसको हम मेटलिमनीन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यही थर्मल जो डिक्लाइन करेगा अगर झील में, तो उसके लिए एक अलग टर्म है मेटलिमनीन। अब हम आते हैं आपको ये यहाँ से 1000 से लेकर के आपको उसकी तलहटी तक, मीन्स उसके बॉटम तक, महासागर के बॉटम तक। तो आपको मैं बता रहा हूँ थर्ड लेयर जो होता है यहाँ ठंडी महासागरों की सतह तक विस्तृत होती है। आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, अक्षांश के धरातलीय जल का तापमान 0 डिग्री, 1000 से लेकर के उसके समुद्र के महासागर के तल तक, चाहे 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, सबका 0 ही होगा। ये कभी नहीं सोचिएगा कि इसकी तलहटी में पानी जम जाता है। 1000 के बाद जो तीसरा स्तर होता है, तृतीय लेयर जो होता है, वह केवल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है आपको ओशन वाटर को, इसको याद रख लीजिएगा। और यह जो है आपको, मैं इसको आपको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई स्पेशल कारण अगर नहीं है तो इस तीनों को आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखिए आपको इस चित्र ग्राफ को तो आप समझे ही होंगे, इस ग्राफ को बतला रहे हैं। देखिए ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, या जो है दक्षिणी अक्षांश है, साउथ लैटिट्यूड है 60 डिग्री जो अंटार्कटिका और यह ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, और यह 0 डिग्री विषुवत रेखा का क्षेत्र है, इक्वेटर का क्षेत्र है। आपको यह गर्म परत है, पहला जो है गर्म परत है। उसके बाद यह जो दूसरा लेयर है वह ताप प्रवणता है, क्योंकि गर्म परत आप जान ही रहे धरातलीय जल स्तर है, जो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, यह 20 से 25 है, ताप प्रवणता में घटेगा। और यह तीसरा जो लेयर है ठंडा गहरा जल है। तो इस डायग्राम को और इस डायग्राम को आप ध्यान से करेंगे तो आपको गहराई में टेम्परेचर के जो परिवर्तन है महासागर का, वह आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। सागरों के तापमान में मौसम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं वाला क्वेश्चन, नॉट वाला क्वेश्चन आजकल एक
ट्रेंड बन गया है। यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशनों में खूब पूछा जाता है। सागरों के तापमान में मौसम के अनुसार वह परिवर्तन नहीं होता है, नहीं को ध्यान रखेंगे। आपको बता रहे हैं, जब कभी भी नहीं प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे को ध्यान में होता है, पर इसलिए वह जो है आपको डिस्टर्ब कर देगा। यह रोड ब्रेकर की तरह, 1 सेकेंड आप रुक जाएंगे, तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं को ध्यान में रख करके। चलिए, समुद्री जल का तापमान इसके जल के घनत्व का निर्धारण करता है। तापमान ही इसके जल के घनत्व का, डेंसिटी का निर्धारण करता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 97% भाग केवल महासागरों में आपको उपस्थित है। उसका 93% भाग कुल प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आपको आर्कटिक महासागर में यह 93% भाग जल का पाया जाता है। ये भी डेटाबेस आपको बहुत सारे परीक्षाओं में या पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए मैं अब इसका महासागर जल के तापमान को, यहाँ पर आप ध्यान है, महासागर के जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशन। ओशन को कौन कौन से फैक्टर आपको प्रभावित करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है प्रचलित पवन। जो पवन है वह प्रभावित करते हैं, जैसे यह उष्ण कटिबंध में सन्मार्गी व्यापारी पवनों, ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड्स का ओशन पर प्रभाव होता है। आइए, पूर्वी भाग में जहाँ पर इसका प्रभाव होता है, समुद्री जल का तापमान घटाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है सो आपको हवा के, ठंडी हवाओं को लेके आता है, तो टेम्परेचर कम करता है। पश्चिमी भागों में यह क्या करता है, जो प्रभाव, जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है, आपको पश्चिमी भागों में समुद्र जल का तापमान बढ़ाता है, क्योंकि यह गर्म हवा को लेके आता है। इसीलिए यह जो है सो आपको गर्मी पैदा करता है। मीन्स बढ़ोतरी का, यहाँ सिंबल बढ़ोतरी का है या घटोतरी का है, मीन्स या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। आते हैं शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनों के कारण। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनों के कारण आपको महासागरों के पश्चिमी किनारों पर तापमान आपको घटता है, क्योंकि ठंडी हवा लाता है या पश्चिमी किनारों पर आपको कौन, पछुआ पवन, ठीक है। और यह जो है महासागरों के पूर्वी भाग में यह जो है गर्म हवा लाता है, इसलिए टेम्परेचर हाइट कर देता है। तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हवा के रुख, हवा के साथ ठंडी अगर आती है तो स्वाभाविक है कि आपको जल का टेम्परेचर कम करेगा। अगर वह गर्म हवा ला रहा है तो वह क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। आइए, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं 2 तरह की होती है, एक गर्म धाराएं है, दूसरा क्या है, आपको ठंडी धाराएं। तो गर्म धाराएं जो है वह जो है आपको बता देते हैं, गर्म धाराएं स्वाभाविक है, वह गर्मी को लाता है, तो उस आपको स्वाभाविक है टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठंडी धाराएं स्वाभाविक है कि वह ठंडी धाराएं ठंडी जल लेकर के आता है, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, जो हमने यहाँ पर सिंबल के रूप में समझाया है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सैलिनिटी को बतला रहा हूँ। सैलिनिटी क्या होता है, मीन्स पानी में घुले हुए लवण पदार्थ हैं, चाहे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है ना, जो आपको लवणता है, लवण घुले हुए हैं, उस लवण क्या करते हैं, आपको ऊष्मा को शोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो स्वाभाविक है लवण जब ऊष्मा को ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर आपको बढ़ेंगे। महासागरीय लवणता क्या करता है, ऊष्मा ग्रहण की शक्ति को बढ़ाता है, तो स्वाभाविक है
आपको तापमान टेम्परेचर ओशन का बढ़ेगा। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सिंबल के द्वारा समझाया है। महासागरीय लवणता सैलिनिटी ऑफ ओशन जो है सो अगर आपका कम होगा, यहाँ देखिए महासागरीय लवणता अधिक है, यहाँ पर महासागरीय लवणता कम है, लवणता ही सैलिनिटी ही कम है, तो स्वाभाविक है वह जो है ग्रहण शक्ति है, ऊष्मा की ग्रहण शक्ति है वह जो है कम हो जाएगी, तो वह क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम आते हैं, मैंने आपको पूर्व में भी चर्चा किया है कि लैंड का प्रभाव, महाद्वीप का जिसको कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसका प्रभाव बहुत होता है। तो इसमें दो तरह के, एक खुले जो महासागर है उसका तापमान साधारणतः एक जैसा रहता है, लेकिन स्थल खंड से घिरे समुद्रों का जो तापमान है, जो स्थल खंड से घिरे हुए हैं अधिकतर पार्ट उसके, तो उसका ग्रीष्म ऋतु में मीन्स आपको गर्मी के दिनों में वह बढ़ेगा, क्योंकि स्थल पर गर्मी बढ़ेगी तो ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर वह जो है शीत ऋतु में अगर हम कहते हैं तो वह घटेगा, क्योंकि धरती का आपको कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का वह जो है सो आपका टेम्परेचर जो है कम है, तो स्वाभाविक है महासागर का भी कम होगा, क्योंकि धरती स्थलीय भाग शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ठंडा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, भूमध्य रेखा के निकट ग्रीष्म ऋतु में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, और आपको यह जो है लाल सागर में ग्रीष्म ऋतु में 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य रेखा के निकट, और लाल सागर में 30 डिग्री है। यहाँ पर जो बढ़े हुए हैं टेम्परेचर, तो आप सोचते होंगे कि कैसे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा जो है सागर से मिले हुए हैं और काफ़ी खुले हुए हैं, लेकिन रेड सी, लाल सागर एक तरफ आप जानते हैं कि आपको सऊदी अरब है से घिरा हुआ है एक किनारा, दूसरा जो है सूडान है, जगह कम है, और वह जो है आपको स्वाभाविक है कि यहाँ पर लैंड का प्रभाव बहुत अधिक है, तो आपको क्या होगा कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा। मैं आगे आता हूँ अक्षांश पर। भूमध्य रेखा पर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ध्रुव पर जान ही रहे हैं सबसे न्यूनतम होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी वातावरण है। 20 डिग्री अक्षांश पर 20 डिग्री अक्षांश पर 23 सेल्सियस है, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोगों ने टेम्परेचर को आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है ना। इसमें आपको मैंने ग्राफ, ये दो ग्राफ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।